हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 के बारे में समझेंगे इसके व्यवहारिक पहलुओं को और साथ ही संवैधानिक पहलुओं को, और ये दोनों को मैं एक साथ आपको बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में कैसे इनसे प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही आपको इन्हें कैसे समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आखिर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 इन सब में क्या डिफरेंसेज होता है। तो 14 को एक तरफ रखते हुए यदि 15 और 16 को भी देखें तो आपको बहुतों बार कन्फ्यूज़न उत्पन्न होती होगी, या बहुतों बार आप देखते होंगे कि आपसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये 15 में इसको रखें या 16 में रखें। तो हमने इसका हेडिंग दे रखा है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए 15 के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे 16 आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिए, ये जो हेडिंग है ये सारी कहानी आपको कह देती है। 15, 16, 14 में क्या अंतर है, सीधी सीधी कहानी कह देती है। तो आप जब पढ़ने बैठे तो जो संवैधानिक क्या उसको बोलते हैं पद लिखे हुए, संवैधानिक जो शब्द लिखे हुए हैं या संविधान की जो शीर्षक लिखे हुए हैं उसको सबसे पहले समझ लें, उसके बाद अनुच्छेद आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अर्थात जो लोक नियोजन होगा, अर्थात राज्य जो नियुक्ति करेगी उसमें अवसर की समानता हो। अवसर की समानता मतलब सरकार जो है वो या सरकारी नौकरियों में या किसी भी प्रकार की वैसी नौकरियां जो सरकार द्वारा संचालित किसी संस्था के द्वारा होती हैं उसमें किसी भी आधार पे भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन किसके आधार पे, तो फिर उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है 16(2) में। पहले इसके हेडिंग को ही समझ लेते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात जब कोई नियोजन होगा लोक स्तर पे यानी कि सरकारी स्तर पे तो वहाँ पे अवसर की समानता होगी। लेकिन कभी कभी मन में आपको आता है कि आखिर ये प्राइवेट संस्थाएं जो होती हैं वहाँ पे क्या ये संवैधानिक पद लागू होंगे? होंगी। ये जो इसका जो हेडिंग है, इसका जो शीर्षक है, ये भारत में चलने वाली सारी संस्थाओं पे लागू होते हैं। मान के चलिए कि इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा जैसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉय को रखती हैं। तो वो अपने एम्प्लॉय को जब रखती हैं तो सिर्फ जो मानक स्टैंडर्ड है यानी कि उनकी जो किसी पद के लिए योग्यता की शर्त है उसके अलावा अन्य कोई शर्त वो नहीं थोप सकती है। बात समझ रहे हैं? कोई आपसे पूछे कि क्या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण है, तो यहाँ पे आरक्षण अलग मामला है और अवसर की समानता अलग मामला है। आरक्षण 16 में ही है लेकिन वो अलग सी चीज़ है, वो सरकारी नौकरियों में व्यवस्था की बात करता है। यहाँ पे हेडिंग क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता। मान के चलिए कि मैं आईआईटी किया, मेरा एक दोस्त भी आईआईटी किया, दोनों एक ही विषय से आईआईटी किए हैं और हम दोनों दो भिन्न समुदाय से हैं या दो भिन्न जगहों से आते हैं। तो कोई भी कंपनी हम दोनों में से जब एप्लीकेशन देंगे तो ये नहीं कह सकती है कि आप आमुक समुदाय से हैं इसलिए हम आपको वरिष्ठता देते हैं, या आप आमुक समुदाय से नहीं हैं इसलिए हम आपको वरिष्ठता देते हैं। कोई कंपनी ये नहीं कर सकती है। याद रखिए ये प्राइवेट सेक्टर पर भी ये चीज़ लागू है। यानी कि अवसर की जो समानता है उससे हमारे देश में चलने वाली कोई भी संस्था इनकार नहीं कर सकती है। हाँ, जो विदेशी संस्थाएं हमारे यहाँ चालित हैं और वो सिर्फ अपने कृत्यों को अंजाम देती हैं वो ये सब कार्य कर सकती हैं। जैसे राजदूत के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि अरे भाई थोड़ा हमको भी वो बड़ा वो बना दीजिए, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जो संस्थाएं हमारे यहाँ रोजगार दे रही हैं, हमारे यहाँ बिजनेस कर रही हैं, हमारे यहाँ व्यापार कर रही हैं, वो इस तरह के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अवसर की समानता अलग मैटर है, आरक्षण अलग मैटर होता है। आरक्षण
जो सरकारी चीज़ें हैं वहीं पर लागू हैं, और जो अवसर की समानता है वो सब जगह लागू है। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, सब जगह ये चीज लागू। अवसर की समानता का मतलब हुआ कि हम सबको समान अवसर देंगे, और याद रखें भेद जो होगा वो सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा। तो ये इसका हेडिंग है। हेडिंग से संबंधित ये चीज जो हमने आपको बताया इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो भी नौकरियां आएंगी सबको समान देगा। अब समझते हैं अनुच्छेद 15 और 16 में अंतर। 15 साफ साफ ये उद्घोषणा करता है कि किसी भी वर्ग जिसे राज्य या देश समझता है कि वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक दौड़ में पीछे रह गए हैं, उसके लिए वो विशेष उपबंध कर सकता है। वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है विशेष उपबंध। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। दोनों का विषय ही अलग है। वहाँ विशेष उपबंध किया जाएगा, यहाँ अवसर की समानता दी जाएगी। ध्यान रखें, विशेष उपबंध में कुछ भी आता है। विशेष उपबंध में यह भी आ सकता है कि सरकार हमें आने जाने में, किसी कृत्यों के आने जाने में विशेष छूट प्रदान कर सकती है। साथ ही सरकार हमारे लिए विधानमंडल में सीटों को आरक्षित कर सकती है। सरकार हमारे मुख्य ग्राम पंचायत को जो चुनाव होते हैं वहाँ पे हमारे लिए सीटें आरक्षित कर सकती है। तो वो विशेष उपबंध हुआ। और याद रखिए कि उसका जो दायरा है, 15 का जो दायरा है बहुत बड़ा है। उसमें किसी भी वर्ग के, यानी कि समाज का कोई भी वर्ग उसे लगता है कि विकास के दौड़ में पीछे छूट रहा है, तो उसके लिए वो कोई भी विशेष उपबंध कर सकती है। अंत्योदय, अन्नपूर्णा जैसी कोई भी मामले वो चला सकती है। लेकिन 16 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, या नियोजन के मामले में समानता की बात करता है। तो आशा है कि आपको 15 और 16 के जो मूल चीज़ है उसमें अंतर समझ आ रही होगी। अब देखते हैं 16 का 1। देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य की परिभाषा कहाँ है जी? अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 12 में। कोई पूछ देगा कह रहे राज्य का परिभाषा कहाँ दिया हुआ है, अब आप गड़बड़ा जाइएगा, पता नहीं कहाँ दिया हुआ है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। इसके लिए हमने वीडियो बनाई है, देख सकते हैं। राज्य का मतलब वैसी चीज़ जैसे भारत सरकार, भारतीय संसद, कहने का तात्पर्य हर वो सरकारी चीज़ जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, एकदम निचले तक, ग्राम पंचायत तक, वो सब के सब राज्य के अधीन आते हैं। या जो प्राइवेट संस्था या कोई व्यक्ति जो सरकार की नीतियों को, सरकार के नियमों कानूनों को लागू करवा रही है, वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो 12 हमने इसलिए लिख दिया ताकि परीक्षाओं में बार बार पूछ देता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी हुई है? तो अनुच्छेद 12 में। तो देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। देखिए साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्य, यानी कि राज्य से अलग कोई अवसर दिया जा, माने राज्य से अलग कोई नौकरी दिया जा रहा है तो वहां पे अवसर की समानता नहीं भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? राज्य के अलावा कोई संस्था है जो नौकरी बांट रही है तो वहां पे अवसर की समानता नहीं भी हो सकती है। लेकिन राज्य के अधीन यदि कोई नौकरी आ रही है तो वहाँ पे सभी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब आप बोलिए कह रहे पहले तो आप बोले थे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, अर्थात प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा तो वहाँ होगा, और यहाँ बोल रहे हैं राज्य की नहीं। देखिए, कोई भी संस्था सार्वजनिक उद्घोषणा के आधार पर हमारे देश में ये नहीं कह सकता है कि हम अमुक जाति, अमुक समुदाय, अमुक धर्म या अमुक राज्य में उत्पन्न हुए लोगों को ही रखेंगे। ये सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी कंपनियां प्राइवेट हो या कुछ भी हो, जब वैकेंसीज निकालेगी तो हम ये जो कुछ स्थितियां हैं हमने लिख रखा है, इनके 7 स्थितियां हैं। 15 में 5 था, 16 में 7 है। उन 7 स्थितियों के आधार पर विभेद नहीं करेगी। याद रखिए, कोई नहीं करेगा, न राज्य करेगा न संस्था, प्राइवेट संस्था, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे निर्देश जो है वो सिर्फ, या कानूनी अपेक्षा जो है वर्तमान में यहाँ पे सिर्फ राज्य पर दिया जा रहा है कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता को रखेगा। बात समझ रहे हैं? राज्य रखेगा, लेकिन राज्य के अलावे कुछ है तो ऐसा कर सकता है। करेगा नहीं कोई जरूरी नहीं है, कर सकता है लेकिन करेगा नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं।
ये डिफरेंस है, ये अंतर है। अब यहाँ पे शब्द पर ध्यान दीजिए कि राज्य यानी कि अनुच्छेद 12 से संबंधित कोई भी संस्था के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। यहाँ पे दो चीज है, राज्य और दूसरा नागरिक। प्राइवेट सेक्टर के लिए बताया वो कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो भी नहीं करते हैं और उन पर भी एक कानूनी प्रतिबंध है कि आप एक ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे वो ऐसे ऐसे कार्य को करते हैं। मान के चलिए कि कोई कंपनी है, वो किसी खास जगह पे बस गई, मतलब किसी राज्य के किसी खास खंड में बसी है, तो वो क्या करती हैं कि उनके जिनसे वो ज़मीन वगैरह लेती है या उस कंपनी के अगल बगल के जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार देना पसंद करती है या दे लेती है। इसके पीछे उनका मूल कारण ये होता है कि ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको रोज़गार मिल गया, साथ ही कोई राजनीतिक या अन्य प्रकार के कोई बाधाएं उस कंपनी को नहीं आएगी, साथ ही उसे जो कंपनी का जो लेबर खर्च होता है वो बच जाता है। तो इस तरह से कंपनियां कृत कर सकती हैं। हालांकि सरकारें भी इस तरह से कृत कर सकते हैं, लेकिन जब वो काम करेंगी, जब वो नौकरियों को लेंगी, तो वो लोकल स्तर पर भी इनके आधार पर भेद नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, नौकरियां आती हैं या संस्थाएं बैठाई जाती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, तो कानून के साथ साथ जो लोकल स्तर की बातें होती हैं उसको भी वो तवज्जो देती हैं, ध्यान देती हैं। खैर उनको हटाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं 16(1) को। 16(1) घोषणा करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यहाँ पे दो चीज है, पहला राज्य और दूसरा नागरिक, यानी कि 16 जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। और याद रखिए ये नागरिक लिखा हुआ, ये नागरिक कौन होंगे? जो इस देश की नागरिकता रखते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि नागरिक कोई खास होना चाहिए, नहीं, कोई भी नागरिक। कोई भी नागरिक का मतलब जेल में रहने वाला भी नागरिक, बात समझ रहे हैं ना? कोई भी नागरिक जो स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है और इस तरह के शर्तों के अधीन आता है वो आवेदन कर सकता है। तो परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा कि क्या कोई जेल में रहने वाला नागरिक जो विचाराधीन कैदी है, क्या वो इस तरह की चीज़ों को कर सकता है? तो आराम से कर सकता है। अब कहिए कि भाई जिसको सजा हो जाती है वो अलग मैटर है, वो अलग कानूनी प्रावधान है। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, यहाँ पे नहीं लिखा है कि सजा वाला नहीं होगा कि सजा वाला नहीं होगा, जेल में वाला होगा कि जेल में वाला नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो। वो फिर कंपनियों के अपने सेवा शर्त के अधीन आते हैं, वो संस्थाओं के अपनी सेवा शर्त के अधीन आता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब सवाल पूछता है कि क्या किसी को फांसी सजा दे दिया गया है वो भी करेगा? तो नहीं, उसको भी कानूनी प्रावधान के तहत ही फांसी दे दी गई है या सजा दे दी गई है। तो जब सजा एक बार माननीय कोर्ट के द्वारा दे दी गई, तो यानी कि संविधान के सभी उपबंधों, सभी धाराओं को पालन करते हुए माननीय कोर्ट ने इसकी तरह के कृत्य को अंजाम दिया। तो जब अंजाम एक बार हो गई तो फिर आपसे ये सारे प्रतिबंध आपसे आप पर लागू हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सजा नहीं पाया है, विचाराधीन कैदी है, तो फिर कर सकता है। आपने सुना होगा कि कोई जेल में है तो नौकरी ले लिया, IAS बन गया, PCS बन गया, क्या कहते हैं, विधायक मंत्री बन गया, वो बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही सजा हो जाती है तो उनकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे नागरिक का मतलब कोई भी, कैसी भी और किसी भी स्थिति में रहने वालों के लिए ये अवसर की समानता है। बात समझ रहे हैं? संक्षेप में यदि बोलूं तो अनुच्छेद 16 का 1 भारत के सभी नागरिकों को अवसर में समानता की क्या कहते हैं, गारंटी देता है। अब है 16(2). 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद से संबंध में केवल, यहाँ पे हमने रेड से लिख दिया है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा तथा न कोई विभेदन किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 में 5 ही स्थान थे, यहाँ पे 7 रख दिया गया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या क्या हो गया? उद्भव और निवास। वहां पे 5 थे, पहला धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान।
उसके आधार पे 15 में विभेद को रोक दिया गया था। लेकिन यहाँ पे दो चीज और जोड़ दिया गया, उद्भव और निवास। जब हमारा देश गुलाम था तो वहाँ पे कुछ नौकरियों को इसलिए किन्हीं को दिया जाता था कि वो कहीं या किसी खास जगह से जन्म ले रहे थे या किसी खास लोगों से लोगों के क्या कहते हैं से संबंधित है, जैसे बैंक, रेल, तार इत्यादि में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो एंग्लो इंडियन थे, समझ रहे हैं, उनको तरजीह दी जाती थी। संविधान ने उन सब स्थितियों को नष्ट कर दिया, बोला कि नहीं, हम जब नौकरी देंगे तो जो योग्यता रखेंगे उस स्टैंडर्ड पे इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं, इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, केवल का मतलब कि ये 7 के आधार पर विभेद नहीं होगा, इसके अलावा कुछ है तो विभेद किया जाएगा। जैसे फौज की नौकरी में कोई विकलांग या दिव्यांग जिन्हें कहते हैं वो, या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, या वैसे व्यक्ति जो उसके मानक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें देशभक्ति की भावना बहुत जोर कर रही है, हम जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे या हम सेना में बहाल होंगे। नहीं, जो उसके स्टैंडर्ड मानक हैं उसकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी। अर्थात शारीरिक दक्षता के आधार पर आपके साथ नौकरियों में विभेद किया जा सकता है। इसके अलावा पुल बनाने वाले, डॉक्टर बनने वाले, पुल बनाने वाले जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या बहुत बड़े बड़े संस्थाओं को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड योग्यता रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति उस योग्यता को न पूरा करता हो और वो सिर्फ ये कहे कि हमें इनके आधार पर विभेद न होते हुए नौकरियों में समानता या अवसर की समानता दी जाए तो किया जा सकता है। अर्थात उनको ये कहा जा सकता है कि चूंकि आप उस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो आपके साथ विभेद किया जाएगा। मान के चलिए कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूं तो मैं यूपीएससी का फॉर्म कैसे भर पाऊंगा, तो वहां पे देखिए यहाँ पे केवल था, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो अर्थात शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपके साथ विभेद किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य कोई मामला भी आ सकता है जहां पे आपके साथ विभेद किया जा सकता है, लेकिन कोई भी मामला इन 7 के अलावा आता है तो भी वैलिड होगा। यानी कि शैक्षणिक आधार पे, शारीरिक दक्षता के आधार पे, या अन्य ऐसे और मानक जो होते हैं उनके आधार पे आपसे क्या कहते हैं विभेद किया जा सकता है। जैसे मेडिकल स्थिति, मान के चलिए कि हम मेंटल या मेडिकली स्थिति में कुछ भिन्न है, सामान्य लोगों से भिन्न है, तो उस आधार पर राज्य जो है विभेद कर सकती है। और आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमको एकदम लीजिए ही क्योंकि हम इस 7 में से किसी के आधार पर बाहर नहीं है। यानी कि इन 7 के अलावा विभेद का कोई मानक है तो आपके साथ विभेद किया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब है 16(3). 16(3) जो है इसी का विस्तृत रूप है 16(2) का। 16(2) का बाद क्या हुआ कि भारत बड़ा देश था, यहाँ पे व्यवहारिक समस्याएं होने लगी। कुछ जो नौकरियां थी, कुछ क्या सभी राज्यों ने अपनी अपनी नौकरियों के लिए द्वार खोले, तो स्थिति ये हुआ कि समस्या खड़ी हो गई कि कोई राज्य जो सुदूर में है वहाँ से बाहर के भी लोग आकर के नौकरियों को लेने लगे। अब चूंकि बाहर के लोग जब नौकरियां लेने लगे तो कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई कि जो बाहरी लोग आ रहे थे उनको लोकल स्तर की व्यापक कोई समझ नहीं थी, या उनको स्थितियों को समझने में थोड़ा समय लग रहा था। तो इससे बचने के लिए संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये व्यवस्था दे कि राज्य कुछ नौकरियों में या कुछ विशेष वर्ग की नौकरियों में स्थानीय यानी कि निवास की योग्यता रख सकती है। यानी कि कुछ नौकरियों में राज्य ये शर्त रख सकता है कि उसी राज्य के निवासी उस फॉर्म को भरेंगे। यानी कि जहां एक जो है वो अवसर की समानता दे रहा था, 2 जो है वो 7 के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित कर रहा था, 3 जो है वो 16(2) को थोड़ा तोड़ रहा है। अब बोल रहा है कि वह स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी के लिए वो राज्य निवास के शर्त को रख सकता है। यानी कि 16(2) को वो थोड़ा सा तोड़ रहा है, विभेद का जो स्तर था उसको ढीला कर रहा है। जहां 16(2) सार्वजनिक घोषणा कर रहा है कि 7 के आधार पर धर्म, मूलवंश,
जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो भेद होगा और न ही अपात्र होगा। यानी कि 16(2) तक घोषणा हो गई। अब 3 इसको तोड़ रहा है, 3 जो है थोड़ा सा स्पेस बना रहा है। किनके लिए? राज्य के लिए। राज्य जो है 16(3) के तहत राज्य के ही निवासी के लिए कोई योग्यता रख सकता है। अब कहिए कि भाई ये तो अलग हो गया, टूट गया, आगे आ गया। नहीं, इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि देश बहुत बड़ा है, संस्कृतियां हमारे यहाँ हजारों तरह की हैं। अब कोई राज्य में बाहरी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्हें राज्य की कोई व्यापक समझ नहीं है, तो वहाँ पे समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। मान के चलिए कि कोई आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्टता होती है, अपनी विशेषता होती है। अब कोई वैसा व्यक्ति वहाँ पे उनके सेवा या शुश्रूषा के लिए नियुक्त हुआ है जिसे उस व्यवस्था के बारे में, यानी कि आदिवासियों के सांस्कृतिक विशेषता के बारे में उसे व्यापक समझ नहीं है, तो क्या होगा कि राज्य की बातों को या उनकी बातों को राज्य तक पहुंचने में सरकारी स्तर से समस्या होगी। तो ये उस राज्य के, यानी कि जिस राज्य में वो वनवासी आदिवासी रहते हैं, वो राज्य अपेक्षा कर सकता है कि हम जो आमुख पद पर लोग नियुक्त कर रहे हैं वो हम अपने ही राज्य को लोगों को नियुक्त करेंगे। यानी कि राज्य 16(3) के तहत, कोई भी राज्य 16(3) के तहत स्थानीय नियुक्ति को तरजीह दे सकती है। लेकिन इसमें जो कानूनी मामला है, इसमें जो क्या कहते हैं, इस पर जो प्रावधान बनाएगी वो राज्य नहीं केंद्र बनाएगी। और साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 16(3) को ध्यान से दीजिएगा कि इससे संबंधित मामला कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, राज्य नहीं बना सकता है। कोई राज्य नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं हम जो वैकेंसी निकालें उसमें सिर्फ राज्य वाले ही आएंगे, बाहर वाले नहीं आएंगे। नहीं, कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी राज्य के विधानमंडल को ये पावर नहीं है, ये सिर्फ संसद को अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है। और उसके करने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और इस कानून के आधार पर यदि कोई राज्य ऐसी कोई नियुक्ति निकालती है, कोई नियोजन निकालता है जिसमें यह कहता है कि हम आमुख वर्ग के, चतुर्थ के या तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की 500 लोगों की वैकेंसी निकाल रहे हैं, जिसमें हमें अपेक्षा करते हैं कि 400 आदमी उन्हीं को लेंगे जो सिर्फ राज्य के नागरिक हैं, तो यहाँ पे उस राज्य को यह बतलाना पड़ेगा कि आखिर वो किन किन स्थितियों के आधार पे ऐसे शर्त को रखी हैं। यानी कि वो सीधे सीधे नहीं कह सकती हैं कि नहीं नहीं हम सिर्फ अपने राज्य को ही लेंगे। मान के झारखंड के है, बिहार के है, उत्तर प्रदेश के हैं, वो नहीं कह सकते हैं सीधे कि नहीं नहीं हम सिर्फ यूपी वाले को ही फार्म भरने देंगे, बाहर वाले को नहीं भरने देंगे। नहीं, यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें कारण बतलाना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कारण बतला करके जब वो वैकेंसीज को निकालेंगे तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। और वो लोक नियोजन में अवसर की जो क्या कहते हैं, लोक नियोजन में नियुक्ति के संबंध में विषयों के अवसर की जो समता होगी उसका उल्लंघन फिर वो नहीं माना जाएगा। यानी कि संसद जब विधान बनाएगी और उसके अधीन कोई राज्य स्थानीय निवासी की अपेक्षा करती है तो उसे कारण बतलाना हो। ये 16(3) का। तो 16(3) से जो प्रश्न है वो कैसे पूछ लेगा? 16(3) से प्रश्न पूछेगा कि अच्छा राज्य के जो निवासी वाली शर्त है इस पर विधान कौन बनाएगा? विधानमंडल? नहीं, इस पर संसद बनाएगी, विधानमंडल नहीं करेगी। आपने विभिन्न राज्यों के स्थानीयता नीति को सुना होगा। आपने सुना होगा कि झारखंड वगैरह में स्थानीय नीति की मांग चल रही है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी आदिवासी वनवासी लोग हैं। तो ये देखिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो एक मसौदा तैयार कर लेते हैं और वो केंद्र को भेजते हैं। यदि लागू करना होता तो वो खुद कर लेते, खुद नहीं कर सकते, उन्हें केंद्र के पास भेजना होगा। अब केंद्र उस पर बैठ के विचार करेगी, राष्ट्रपति देखेंगे कि क्या ये मामला कितना सही है कितना गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग दिक्कत में आ जाते हैं कि अरे क्या है। किसी भी प्रकार के स्थानीय संबंधित नौकरियों के लिए विशेष व्यवस्था जो है, विशेष कानून जो है संघ बनाएगी, संसद बनाएगी। और यदि राज्य विभेद करती है हमारे साथ नौकरियों में निवास के आधार पर, तो उसे कारण बतलाना हो, बिना कारण बतलाए हुए विभेद नहीं कर सकती। तो ये है 16(3). अब देखते हैं 16(4), 5 और 6। अब देखते हैं सब क्लाउज, अनुच्छेद 16 के सब क्लाउज 4 का क, 4 के ख को। देखिए आरक्षण का प्रावधान यही अनुच्छेद करता है। जो भी आरक्षण हमारे देश में दी जाती है वो इसी 16(4) के तहत दी जाती है। बाद में कुछ और चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी
संविधान को पढ़ें, जब भी संवैधानिक विशेषता को पढ़ें या संविधान के पदों को पढ़ें तो उसके विभिन्न पदों को पढ़ें, साथ ही समाज के उस मांग को भी ध्यान में रखें। मैं जो बड़े लेवल पर पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि तत्कालीन समय में समाज की क्या ज़रूरतें थी और समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक संचलन या क्या कह सकते हैं या जो बदलाव हो रहे थे उन सब का समग्र प्रभाव इन संसदीय अधिनियमों या कानूनों पर पड़ता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से आपको देखने समझने की ज़रूरत होती है। आप संकुचित विचारधारा से किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अब चूंकि ये मामला आरक्षण का है तो हमेशा विवाद में रहा। यहाँ पे मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उन कानूनी प्रावधानों की बात कर रहा हूँ जो संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि आरक्षण के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अनुच्छेद 16 का सब क्लाउ 4 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पे ध्यान शब्द पर ध्यान दीजिए। एक नहीं कह रहा है कि आप राज्य करेगा ही करेगा, आप राज्य पर दबाव दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये साफ साफ घोषणा कर रहा है कि यदि राज्य को लगता है कि हमारे जो पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नहीं है तो उनके लिए राज्य कोई विशेष उपबंध कर सकता है। न तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितना उपबंध करेगा, न तो ये भी लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार से करेगा। कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। शब्द पर ध्यान दीजिए, आप शब्द पर ध्यान नहीं देंगे मामला गड़बड़ा जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, याद रखिए राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में, किसके अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, यानी कि किसी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन आधार पे उनको कुछ विशिष्ट या वरिष्ठ नहीं, कुछ विशिष्ट सुविधा दे सकती है। समझ लिए, यहाँ पे लिखा है कि 50% आरक्षण देंगे, नहीं 12% देंगे, कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है। ये मामला जो था चला गया बीपी मंडल के जो केस था, इंदिरा साहनी जो केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं, आप अधिकतम इतना आरक्षण दे सकते हैं। याद रखिए, संविधान के 16(4) में नहीं लिखा है कि आप क्या देंगे, कितना देंगे, ऐसे नहीं देंगे। इसके अलावा इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि किन नागरिकों को, ये सिर्फ लिखा है कि पिछड़े हुए नागरिकों को। अब पिछड़े हुए नागरिक कौन तय करेगा, ये राज्य तय करेगा। वो राज्य तय करेगा कि हमारे कौन से नागरिक कितने पिछड़े हुए। बिहार में आपने देखा होगा कि ओबीसी को अलग अलग बांट दिया गया, दलित महादलित में बांट दिया गया, बांटा गया नहीं। तो इस तरह से राज्य विभेद कर सकती है। आप राज्य पर केस नहीं कर सकते हैं कि अरे आप कैसे ऐसे बांट दिए। वो राज्य कर सकती है और उनके लिए जिन्हें उन्होंने दलित महादलित कह के बांटा है या उनको एक वर्गीकृत किया, बांटना सब बेकार है, वर्गीकृत किया है, और उनके लिए वो राज्य विशेष प्रबंध कर सकती है। राज्य पे आप कोई कानूनी आक्षेप नहीं कर सकते। ये राज्य के पूरी तरह मन के अंदर है कि वो कैसे कर सकता है। हालांकि इसमें प्राइमरी मामला जो होता है वो राजनीति की ही होती है, लेकिन फिर भी राजनीति तभी काम करेगी जब समाज में मांग चल रही होती है। आशा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा कि पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 16(4) में उद्घोषित करता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि वो कितना आरक्षण देंगे। साथ ही ये पिछड़े वर्ग कौन होंगे इसका निर्धारण राज्य करेगा, और राज्य फिर उनमें भी वर्गीकृत कर सकता है कि भाई ये कैसे कैसे हम इसको देंगे। वहाँ पे पिछड़ा वर्ग में ही कोई आके ये नहीं कह सकता है कि अरे वो तो हमारे साथ पिछड़ा में था, आप उसको ज़्यादा दे दिए, हमको कम दे दिए। नहीं, वो ऐसा कर सकता है। ये पूरी तरह से उसकी इच्छा के अधीन है, उसकी ज़रूरत के अधीन है। वो देखेगा कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग में समाज में किस व्यक्ति को या किस वर्ग को कितना ज़्यादा सरकारी संसाधन देने की जरूरत है। तो ये था अनुच्छेद 4। अब है 4 का क, 4 का ख। देखिए 4 का क, 4 के ख को देख लीजिए। 4 का क कहता है कि SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन किसी वर्ग या किसी वर्ग पदों पर परिणामी ज्येष्ठता सहित
प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध निवारित नहीं करेगी। यानी कि राज्य जो है SC/ST के आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित कोई कानून बना सकता है। ये मामला 4 का काम है। अब इसको मैं डिटेल में समझा दूं आपको। जब इंदिरा साहनी मामले में, BP मंडल मामले में जो आया, उसमें आरक्षण प्रदान कर दिया गया, तो SC/ST के जो समुदाय थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब सबको आप आरक्षण देंगे, आरक्षण तो हमें दिया गया था, आप सबको जब आरक्षण देंगे तो हम तो पिस जाएंगे इसमें। तो संविधान में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या हुआ? 77वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1995 1995 में इन्हें कहा गया कि आपको आरक्षण प्रदान की जाएगी, और साथ ही 85वां संविधान संशोधन 2001 में इन्हें कहा गया कि आपको परिणामिक ज्येष्ठता भी दे दी जाएगी। और ये जो परिणामिक ज्येष्ठता इन्हें दी गई वो 1995 से लागू कर दिया गया। अब इसको जो है वो डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया कि भाई देखिए, मामला जो है वो इस तरह से साफ साफ नहीं, मामला इस तरह से साफ नहीं है। इसमें यह कहा गया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सब जो मामले हैं वो राजनीतिक होते हैं। तो जब मामले राजनीतिक होते हैं तो सिर्फ उसे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से न समझें, उसे कानूनी, व्यवहारिक और राजनीतिक तीनों मामलों से समझें तो ज़्यादा अच्छा आपको रहेगी। तो 16(4) का क जो है वो SC/ST के पक्ष में एक क्या कह सकते हैं, 2 संशोधनों, 77वां संविधान संशोधन 1995 और 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत इसको जोड़ लिया गया और दोनों को सम्मिलित रूप से रखा गया। कहा गया कि आपको राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें तो आरक्षण आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही पदोन्नति में भी परिणामिक ज्येष्ठता दी जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई परिणामिक ज्येष्ठता क्या है, इसको समझ लीजिए। मान के चलिए कि मैं और कोई राम नाम का व्यक्ति एक नौकरी पे ज्वाइन किए। जब ज्वाइन किए तो हम दोनों एक साथ आ गए, लेवल 1 में हम दोनों काम कर रहे हैं। प्रमोशन दिया जाना, तो प्रमोशन चूंकि मैं जनरल समुदाय से हूं और SC समुदाय से है तो या ST समुदाय से है, तो उसका नंबर हमसे कम है लेकिन हमारा नंबर उससे ज़्यादा है। प्रमोशन एक टर्म है। प्रमोशन में कहा गया कि नहीं ठीक है, ये चूंकि ये SC/ST समुदाय से है तो इसको जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है, और वो 3 साल में उसको प्रमोशन दे दिया गया। 5 साल के बाद फिर हमें भी प्रमोशन दिया गया। याद रखिए, उसे कब दिया गया? 3 साल में। हमें कब दिया गया? 5 साल में। तो टोटल नौकरी हुआ 8 साल या 5 साल ही मान के चलिए। 5 साल के बाद मैं एक प्रमोशन लिया और ये प्रमोशन हुए ही इसको 2 साल हो चुका है। यानी कि नौकरी जब प्रारंभ हुई तो 5 साल के बाद मैं समूह 2 में किया और वो व्यक्ति 2 साल पहले ही समूह 2 में चला गया था। तो अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि मेरे पास अनुभव जो है इस व्यक्ति के बराबर है, नंबर भी मेरा इस व्यक्ति से ज्यादा है। या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि हमसे पीछे ज्वाइन किया लेकिन यहां तक चला गया। पहले क्या था कि नहीं, जिसका अनुभव और नंबर ज्यादा है वो ज्येष्ठ होगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो था उसको रोक दिया था। तो इस अमेंडमेंट यानी कि 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत कर दिया गया कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति प्रमोट होकर के ऊपर गया है तो उसके साथ वो उसे परिणामिक ज्येष्ठता दी जाएगी, अर्थात उसको भी उसी व्यक्ति के बराबर माना जाएगा जो समान समुदाय से पीछे से आ रहा है। अर्थात उसको इस आधार पे पीछे नहीं रखा जाएगा कि आपका प्रमोशन चूंकि जल्दी दे दिया गया था तो आप वहीं रहिए, अब यहां से प्रमोशन जो होगी हम सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर देंगे, आपके जो सामुदायिक विशेषता उसके आधार पर नहीं देंगे। समझ में आ रही है? सीधा सीधा मैं यदि संक्षेप में बोलूं तो सीधा बता दूं कि किसी भी इस SC/ST समुदाय के व्यक्ति को एक प्रमोशन के बाद दूसरा प्रमोशन में भी इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि आपकी योग्यता, आपका अनुभव या आपके जो मूल परीक्षाओं में मार्क्स थे वो समान समुदाय के व्यक्ति से कम थे और चूंकि इस पद पे इतनी योग्यता चाहिए तो हम आपको नहीं देंगे। यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण दी जा सकती है, चाहे वो जैसे देते। समझ गए? यानी कि पदोन्नति में जो आरक्षण है वो यही 16(4) का प्रदान कर रहा है।
किन्हें? SC/ST समुदाय को। पदोन्नति में आरक्षण 16(4) के कर दे रहा है और इसके लिए 2 बिल पास करके किए गए थे। 77वां संविधान संशोधन 1995, 84वां संविधान संशोधन 2001। 77वां संविधान संशोधन जो था वो यहाँ तक था, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और 85वां संविधान संशोधन जो था वो यहाँ से था, परिणामी ज्येष्ठता से। परीक्षाओं में अब यही आपसे पूछ लेगा कि परिणामी ज्येष्ठता का जो प्रावधान था किस अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 85वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है। SC/ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण किसके तहत दे दिया गया? 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। 16(4) का क सीधा सीधा SC/ST जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण पदोन्नति में भी प्रदान करता है। अब है 16(4) का ख। देखिए 16(4) के ख को हमने छोटा रखा है। छोटा इसलिए रखा है कि इसमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि 16(4) का ख जो है वो 2001 के 81वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो परीक्षाओं में जब पूछे कि कब जोड़ा गया, तो 2001 के 81वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसे बैकलॉग भर्ती में, बैकलॉग भर्ती का मतलब हो गया कि पहले जो वैकेंसी आती थी वो एक साथ आती थी। इसको ऐसे समझा देता हूं मैं। मान के चलिए कि किसी खास 2005 में 400 वैकेंसी आई, आरक्षण के अनुसार 200 वैकेंसीज होना चाहिए OBC SC ST के लिए, और 200 होना चाहिए जनरल के लिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ऐसा हुआ कि इसमें से मात्र 150 पद ही भर पाया इस समुदाय से, 50 सीट खाली रह गया। हो सकता है सेम कंडीशन 2006 में भी हुआ। 2006 में भी इसी शर्त के अधीन 60 सीट खाली रह गया। तो इन 2 सालों में टोटल कितना सीट खाली रह गया? तो 110 सीट खाली रह गया। पहले क्या होता था कि जब 110 सीट की वैकेंसी तीसरा साल आएगी तो उसमें सबको मौका दे दिया जाता था। इस संविधान संशोधन के तहत इसे रोक दिया गया। अब बोला गया कि E110 का जो मामला आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC के लोग ही भरेंगे, या जिनको सरकार निर्दिष्ट करेगी वही लोग भरेंगे। ये बैकलॉग का मामला हो। कहने का तात्पर्य है कि बैकलॉग के संबंधित जो वैकेंसीज आएगी वहां पे अनुच्छेद 16 का 1, 2, 3 के कानूनों की अवहेलना राज्य कर सकता है। परीक्षाओं में ये पूछेगा कि निम्न में से किस प्रकार की वैकेंसीज में सरकार जो है वो अवसर की समानता को निरुद्ध कर सकता है, अवसर की समानता का जो अधिकार है उसको हतोत्साहित कर सकता है। तो बैकलॉग की जो वैकेंसीज आएगी उसमें, और ये कब आया था? 81वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। ठीक है। अब देखते हैं संक्षेप में ही सही 16(5) और 16(6) को। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के 5 और 16 के 6 को। देखिए 16 मैंने हेडिंग दे रखा है, 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3। ये 1, 2 जो है वो कानून है, राज्य पर ये प्रतिबंध है। साथ ही 3, 4 जो हैं वो राज्य को कुछ स्पेस देते हैं कि वो विशिष्ट वर्गों के लिए, खास करके 4 वगैरह जो है वो विशिष्ट वर्गों के लिए कुछ कर सके। 3 भी ये कह रहा है कि आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जो निवास स्थान इत्यादि से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी, अब परीक्षाओं में पूछ सकता है। एक है 16 का 5 और दूसरा है 16 का 6। देखिए 16 के 6 पे मैं कम चर्चा करूंगी चूँकि ये मामला जो है वर्तमान में भी विवादास्पद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसे देख रही है। 16 का 5 जो है वो कहता है, ये संवैधानिक शब्द है, कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो। कहने का तात्पर्य एकदम सीधा सीधा मैं बता देता हूं कि कोई एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय या किसी क्या कहते हैं धर्म विशेष का हो, तो ये अपेक्षा रख सकते हैं कि उनके पर जो
पद धारण करने वाले लोग होंगे वो उसके ही धर्म या उसके ही संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त होनी चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो संस्था है वो किसी खास धार्मिक या सांप्रदायिक होना चाहिए। यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं लिखा हुआ, ध्यान देंगे। अब बहुत बार पूछ देता है कि अरे ऐसा ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि किसी खास धर्म या संप्रदाय से संबंधित कोई संस्था ये अपेक्षा रख सकती है कि उसके जो पद के जो धारण करने वाले लोग होंगे, जिसे पदाधारी लिखा है संवैधानिक शब्द में, और उस शासी निकाय के जो शासक होंगे या उसको संचालित करने वाले लोग होंगे या संचालित करने वाले लोगों के जो शीर्षस्थ लोग होंगे वो उसी धर्म या उसी संप्रदाय से लोग हो सकते हैं। राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करे। समझ में आ गई? अर्थात कोई किसी प्रकार की संस्था है, मान के जैनियों की कोई संस्था है, तो ऐसा आशा कर सकते हैं कि उनके जो लोग हैं वो जैन संप्रदाय से ही हो, या सिखों की जो संस्था है वो ऐसी आशा कर सकती है। हिंदुओं की कोई एक संस्था है या हिंदुओं के किसी खास संप्रदाय की कोई संस्था है, तो अपने ही संप्रदाय के किसी व्यक्ति को अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, और वहाँ पे ये 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये संविधान में साफ साफ उल्लिखित है। और किसमें उल्लिखित है? 16 के 5। अर्थात जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के जो अधिकारी होंगे वो उसी धर्म विशेष के अधिकारी होंगे, तो 16(5) के तहत। और क्या यह संविधान का उल्लंघन होगा? तो नहीं, संविधान का सीधा उल्लंघन ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी संस्था जो इस तरह से चलती है वो अपने प्रशासन में तो कुछ इस तरह के बातों को रख सकती है, प्रशासन में इस तरह की बातों को रख सकती हैं, लेकिन वो किसी स्टैंडर्ड मानक को जब जाएंगी तो वहाँ पे फिर उन पर संवैधानिक प्रावधान लागू होंगे। मान के चलिए कि कोई गुरुपिंडा है, कोई मदरसा है, या कोई ऐसा कॉन्वेंट स्कूल है जो ईसाई, मुस्लिम या हिंदू समुदाय से संबंधित है, तो वो ये आशा कर सकते हैं कि उनके यहाँ पढ़ाने वाले जो लोग होंगे उन्हीं के लोग होंगे, अर्थात गुरुपिंडे में जो लोग होंगे वो हिंदू ही होंगे, मदरसे में जो लोग होंगे वो मुस्लिम ही होंगे, या कॉन्वेंट में जो शिक्षक होंगे वो ईसाई समुदाय से हो सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, या उनके जो प्रधानाचार्य होंगे वो मुस्लिम, हिंदू या ईसाई हो सकते हैं। लेकिन उनके जो सिलेबस होंगे, उनके जो क्या कहते हैं आपका परीक्षाओं के जो मानक होंगे वो फिर वही सरकारी स्तर के होंगे, वो अलग मामला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके शासन प्रशासन क्रियाकलाप से संबंधित मामले हैं, या उनके जो दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित जो प्रशासन होते हैं, या उनके यहाँ जो नियुक्तियाँ होती हैं उन पर ये क्या कहते हैं स्थिति को रखा गया है, और वहाँ पे इसका उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात वो अपने नियुक्तियों में जो किसी खास धार्मिक या संप्रदाय से है वहाँ अपेक्षा रख सकते हैं कि हम अपने ही धर्म और संप्रदाय के लोगों को रखेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अपने नियुक्तियों के लिए किसी खास धर्म या संप्रदाय को रखना कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का अधिकार होगा, याद रखिए। लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो संवैधानिक या कानूनी स्थिति है वो किसी खास धार्मिक और सांप्रदायिक रूप में ही होनी चाहिए, ना कि पता लगा कि रजिस्ट्रेशन किया नॉर्मल संस्था से, अब लिख दिया कि यहाँ सिर्फ मेरे ही धर्म वाले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगला है 16 का 6। 16 का 6 कहता है EWS के पदों में नियुक्ति आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति। अर्थात संविधान 16 के अनुच्छेद 16 के 6 के तहत EWS लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। उनके लिए क्या कहते हैं 10% का अधिकतम है, ध्यान रखेंगे। नियुक्ति जो होगा 10% का अधिकतम है, याद रखिए, ये मिनिमम या कुछ नहीं है, 10% अधिकतम दिया जा सकता है। और ये जो आरक्षण होगा वो 50% आरक्षण से अलग होगा। तो आसान रहता कि बेचारा को उन लोग का जो 50% आरक्षण है उसी में घुसा दिए, नहीं, वो 50% के अलावा आरक्षण होगा। यही मामला जो है कोर्ट में है कि आपने जब कहा कि आरक्षण 50 से ज़्यादा नहीं होगा तो फिर सरकार 60% आरक्षण क्यों दे रही है। खैर, ये मामला जो है कोर्ट में है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि जब परीक्षाओं में पूछे कि EWS आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया जा रहा है, तो 16(6) के तहत। कब जोड़ा गया? तो 14/1/2019 को 103वां संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन के तहत 15 में भी जोड़ा गया और यहाँ 16 में भी जोड़ दिया गया, और दोनों जगह पे कहा गया कि अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं फिर से जो शुरुआत में बोला था लास्ट में भी बोल दे रहा हूँ, अनुच्छेद 15 विशेष उपबंध करने को कह रहा है। विशेष उपबंध मतलब शैक्षणिक, राजनीतिक, कुछ भी विशेष उपबंध, सामाजिक भी।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 में सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहा है, अर्थात ईडब्ल्यूएस को जब शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा रहा है तो 15 के तहत दिया जा रहा है, और जब नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है तो 16 के तहत दिया जा रहा है। इसको आप गांठ बांध के ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 से संबंधित उन सब बातों को मैंने रखा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है और संविधान में वर्णित है। इसमें हमने राजनीतिक जितने भी मामले थे उसको दूर रखने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।